एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के बारे में। हम जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके बन सकते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 से रिलेटेड, उनको हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बन सकते हैं उनको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित करने की कोशिश की है। तो यह आपके आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण होने वाला सेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजट को 2022-23 के बजट को जानने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को जानेंगे जो बजट से एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 202, आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 202 जो है हर राज्य सरकार को अपने आर्थिक लेन देन का वार्षिक वित्तीय विवरण देने की बात कहता है। यानी कि जो आपका आर्टिकल 202 है यह कहता है कि जो हर राज्य सरकार हैं, जो हर स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो अपने आर्थिक लेन देन का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगी। तो आर्टिकल 202 जो है आपका यह राज्य सरकारों को बजट पेश करने के लिए बताता है, और आर्टिकल जो आपका 112 है वो केंद्र सरकार को बजट पेश करने के बारे में बताता है। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो बजट शब्द है इसका प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। जो बजट शब्द है या इसका जो प्रयोग है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। बजट की जगह हम वार्षिक वित्तीय विवरण, किसका? तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं आपकी जो केंद्र सरकार है वह आर्टिकल 112 के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो आपका वित्त वर्ष होता है केंद्र सरकार का, मतलब जो होता है, इसके लिए केंद्र सरकार जो है अपनी अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, आर्टिकल 112 के तहत जो आपकी केंद्र सरकार वो अपना बजट पेश करती है, और आर्टिकल 202 के तहत जो है आपकी जो राज्य सरकारें हैं वह अपना बजट पेश करती हैं। बजट का मतलब यहाँ पे है वार्षिक वित्तीय विवरण से, क्योंकि बजट शब्द का जो प्रयोग है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसके स्थान पर हम वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 202 के तहत राज्य सरकारें अपना वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती हैं, और आर्टिकल 112 के तहत जो आपकी केंद्र सरकारें होती हैं वह अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती हैं। तो दोनों आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बजट शब्द का प्रयोग संविधान में हमारे कहीं भी नहीं किया गया है। इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का हम प्रयोग करते हैं बजट के स्थान पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में बजट का जो सिस्टम है इसकी शुरुआत का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है, यह उस समय वायसराय था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का जो श्रेय है वह लॉर्ड कैनिंग को जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद जो पहला बजट था यह पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, जेम्स विल्सन जो था उस समय जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसका सदस्य था। आप इसे याद कर लीजिएगा। उस समय जो हमारे वायसराय था, उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग था वायसराय, इसके कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य था जेम्स विल्सन। तो इसी जेम्स विल्सन के द्वारा ही 7 अप्रैल 1860 को जो है प्रथम बजट पेश किया गया था, तथा भारत में बजट का जो संस्थापक है कहा जाता है सर जेम्स विल्सन को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था यह नवंबर 1947 में हमारे जो पहले वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम शेट्टी, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद गणतंत्र भारत का पहला वार्षिक बजट, केंद्रीय बजट पेश किया गया था 1950 में जॉन मथाई के द्वारा। तो दोनों आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा, और गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था वर्ष 1950 में जॉन मथाई के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं बजट से रिलेटेड। तो इनको कम से कम एक बार आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे जानना 2022-23 के मुख्य बजट की जो क्या क्या बातें हैं, और आइए देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना, इनके द्वारा जो है लगातार 6वीं बार यह बजट पेश किया गया। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा लगातार यह 6वीं बार बजट पेश किया गया है।
इस वर्ष का कुल बजट है आपका 6,15,000 करोड़ रुपए। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 6,15,518.97 करोड़ रुपए का कुल बजट यह पेश किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाला जो हमारा वित्त वर्ष है 2022-23 का, इसमें जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वह इतने रुपए खर्च करने वाली है विभिन्न योजनाओं पर, विभिन्न कार्यों पर, यानी कि टोटल बजट आपका 2022-23 का है 6,15,000 करोड़ रुपए। यह एस्टिमेट होता है, यह प्रस्तावित होता है, यह एक्चुअल बजट नहीं होता। एक्चुअल बजट आपका कब आएगा? जब इसका नेक्स्ट बजट पेश किया जाएगा तो उस नेक्स्ट बजट में यह बताया जाएगा कि हमने पिछले साल में कितना खर्च किया है, तो वह जो एक्चुअल अमाउंट आपकी बताई जाएगी वह आपका एक्चुअल बजट होता है। लेकिन यह आपका होता है कि इतना अनुमान है कि हम इतना आने वाले वित्त वर्ष में खर्च करेंगे, या सरकार का एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना हम खर्च करेंगे। तो यह अनुमान कितना लगाया गया है? 6,15,518.97 करोड़ रुपए का यह अनुमान लगाया गया है कि हम इतना खर्च करेंगे इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में। तो ये मुख्य बजट का मतलब मुख्य जो कुल बजट है इसको आप याद कर लीजिएगा। एग्जैक्ट हूबहू आपसे डेटा पूछा जा सकता है बजट का, तो ये धनराशि आपको याद रखनी है। इसके बाद यह अब तक का सबसे बड़ा पेपरलेस बजट था, उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है। तथा नई योजनाओं पर टोटल खर्च किया जाएगा 39,181.10 करोड़ रुपए जो आपके हैं ये नई योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, 39,181.10 करोड़ रुपए जो आपके नई योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन बातें जो हैं आइए उनको देख लेते हैं। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए अपने नोट्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको इत्मीनान से आपको नोट डाउन करते चलना है। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के लिए जो है आपका 276.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बजट के प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत जो है विशेष सुरक्षा बल के तहत और बजट में अयोध्या, काशी, मथुरा समेत अदालतों और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए जो है आपका विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। यानी कि हमारे जितनी भी धार्मिक नगरी हैं, और जैसे आपका हो गया अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, इनकी सुरक्षा के लिए जो है विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, इसके अलावा जो अदालतें हैं, इनकी सुरक्षा के लिए ही विशेष सुरक्षा बल का गठन करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला फैक्ट क्या है? पुलिस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम 112 योजना का जो दूसरा चरण है वो लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है 730.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो पुलिस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम डायल नंबर जो आपका 112 होता है पुलिस का, इसका सेकेंड फेज स्टार्ट कर दिया गया है और इसके सेकेंड फेज के लिए 730.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह धनराशि पूछी जा सकती है कि डायल 112 के लिए कितनी धनराशि बजट में प्रस्तुत की गई है। तो 730.88 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके बाद 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जाएगा। यह भी बजट में बताया गया था कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो 3 महिला PSC जो बटालियन है आपके लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो 3 महिला PSC बटालियन का जो गठन है लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके महिला कल्याण के लिए क्या क्या बजट में प्रावधान किया गया है, तो सबसे पहला ये वाला डेटा आप याद कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए टोटल 523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी कि वीमेन सेफ्टी के लिए, महिला सुरक्षा के लिए इस बजट में 523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा महिला कल्याण में जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 72.50 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा MSME क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 20 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया। यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है 20 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया। इसके अलावा यानी कि महिला सुरक्षा पर तो आपके 523 करोड़ रुपए का खर्च तो किया ही जाएगा, ये बजट में तो प्रावधान किया ही गया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर अलग से 20 करोड़ रुपए का खर्च भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा महिला कल्याण के लिए जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 72.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा
3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये सभी चीज़ें आपके महिला कल्याण से रिलेटेड हैं जो बजट में प्रस्तुत की गई हैं। अगला है किसानों से रिलेटेड क्या क्या बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो किसानों से जुड़ी हुई बातों को आइए देख लेते हैं। तो किसान दुर्घटना योजना आप याद कर लीजिएगा। किसान दुर्घटना योजना के तहत बजट में 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपए तक प्रदान किए जाएंगे किसानों के फैमिली को या किसान को। तो आप याद कर लीजिएगा किसान दुर्घटना योजना के तहत बजट में जो है 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इस किसान दुर्घटना योजना के तहत जो आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति उत्पन्न होती है किसान के सामने, तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जो धनराशि है वह मुहैया कराई जाएगी किसान के परिवार को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा कृषि के लिए बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं। तो फ्री सिंचाई के लिए आप देख रहे हैं, फ्री सिंचाई के लिए 34,000 राजकीय नलकूप की घोषणा की गई है कि जो फ्री सिंचाई है उसके लिए प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 34,000 राजकीय नलकूप बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15,000 सोलर पंप जो है प्रदेश में लगाए जाएंगे और 60.20 लाख क्विंटल बीज जो है किसानों को वितरित किए जाएंगे। ये किसान कल्याण की बात इस बजट में की गई है। 119.30 लाख मीट्रिक टन जो है उर्वरक वितरित करने का लक्ष्य जो है सरकार का है, प्रदेश सरकार का हमारी। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें की गई हैं, यहाँ पे मैंने पूरा एक ही जगह पर अपलोड किया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। किसान दुर्घटना बीमा योजना के लिए जो है 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 5 लाख तक की अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी। तथा किसानों के कल्याण के लिए कृषि में विकास के लिए फ्री सिंचाई के लिए जो है आपके 34,000 राजकीय नलकूप बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। इसके अलावा 15,000 आपके सोलर पंप लगाए जाएंगे और 60.20 लाख क्विंटल बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक किसानों को जो है वितरित करने का लक्ष्य जो है इस प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया बजट में। और इसके अलावा लास्ट वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत जो है 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बजट में, प्रदेश सरकार की जो बजट पेश किया गया है। इसके बाद लोक कल्याण संकल्प पत्र में क्या क्या बातें कही गई हैं। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र में अगले 5 वर्षों में युवाओं को, जो हमारे प्रदेश के युवा हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनको अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की बात कही गई है। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत जो है 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यह युवाओं से जुड़ा हुआ जो घोषणाएं वो की गई हैं इस बजट में। इसके बाद नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 100 इंक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट है, अगले मतलब जो हमारी नई स्टार्टअप नीति 2020 है इसके तहत अगले 5 वर्षों में कुल 100 इंक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जाएगा प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके बाद मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़ा कुछ प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना मेरठ में की जा रही है की आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा 2 जनवरी 2022 को रखी गई थी, जिस पर खिलाड़ियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यानी कि खिलाड़ियों के विकास के लिए जो है 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, यह बजट में बात कही गई है। वहीं विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके जो खिलाड़ी होंगे उनके विकास के लिए, खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे याद कर लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय से रिलेटेड। इसकी आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा 2 जनवरी 2022 को रखी गई थी। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वाराणसी के वाराणसी में आप याद कर लीजिएगा, बनारस यानी कि पीएम मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जाएगी और इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए
95 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं जमीन खरीदने के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, तो वाराणसी में बनाया जाएगा। इसके लिए 95 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वह कर दिया गया है जमीन खरीदने के लिए। मनरेगा स्कीम क्या, ये बात कर लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे इस मनरेगा योजना के तहत। लेकिन 2022-23 में इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो इस मनरेगा योजना का लक्ष्य है 2022-23 में योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना, यानी कि 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया था। और आगे वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसका लक्ष्य है कि यह जो मानव दिवस है इनको बढ़ाकर 32 लाख कर दिया जाए, यानी कि 2022-23 के बजट में इस योजना के तहत, मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ होगा, यहाँ पे 32 करोड़ होगा, यहाँ पे 26 करोड़, यहाँ पे 32 करोड़। तो 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है इसके मनरेगा योजना के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है। और आपका जो 14 आपके मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, इन 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए जो है 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। पीएम गति शक्ति योजना के लिए आपका 897 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के लिए जो है 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन को जो है 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपकी वृद्धा पेंशन दी जाती थी 500 रुपये, अब इसको बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। बुंदेलखंड में जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बुंदेलखंड में आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाबू कल्याण सिंह के नाम पर जो है ग्राम उन्नति योजना की जो है शुरुआत की गई है। तो ग्राम उन्नति योजना के तहत गांव में जो है सोलर लाइट लगाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, ग्राम उन्नति योजना किसके नाम पर है, तो बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर जो इस योजना को शुरू किया गया ग्राम उन्नति योजना। इसका उद्देश्य क्या होगा, गांव में सोलर लाइट को लगाना। इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में सूर्यकुंड विकास के लिए जो है 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कानपुर मेट्रो के लिए 747 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके बाद आगरा मेट्रो रेल के लिए 597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 597 करोड़ रुपए का प्रावधान आगरा मेट्रो रेल के लिए किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए आपका 1306 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए कितने का प्रावधान किया गया है, तो यह जो कॉरिडोर है इसके लिए आपका प्रावधान किया गया है 1306 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए आपका 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए जो है 1353 करोड़ रुपए का, याद कर लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए जो है आपका 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। वन टांकिया और मुसहर आवास के लिए जो है 508 करोड़ रुपए का प्रावधान। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो है आपका 7353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। कृषि क्षेत्र में जो है 5.1% है यहाँ पे ना, तो 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य रखा गया इस बजट में, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है इसमें 5.1% का विकास दर पाने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके बाद कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बजट में। इंपॉर्टेंट है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। गन्ना भुगतान के लिए जो है अलग से 1000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया, यानी कि गन्ना किसानों को तुरंत भुगतान हो सके उसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो आपकी आंगनबाड़ी वर्कर्स है इनकी जो प्रोत्साहन राशि है वो और सितंबर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रोत्साहन राशि जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं इनकी सितंबर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है प्रोत्साहन राशि। इसके बाद आशा स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए जो है बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो आपकी आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताएँ होती हैं इनको जो है अलग से 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया इस बजट में। इंपॉर्टेंट है। अटल आवासीय योजना, टोटल 18 मंडल में जो है अटल आवासीय योजना का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख, आप याद कर लीजिएगा,
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान पर है। आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण करने वाला जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह देश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे वर्तमान में है, जो देश का पहला प्रदेश बन गया है जिसके पास आपका 5 एक्सप्रेसवे है। तो इन सभी के मामले में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे, यानी कि शौचालयों के निर्माण में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय का निर्माण किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में प्रथम स्थान पे, टोटल 5 एक्सप्रेसवे आपके हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि के किसानों को 6,000 वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाने में भी उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है। इसके बाद सीधा हो जाओ भाई, इसके बाद आपका हो जाएगा पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश भी देश में प्रथम स्थान पर, यानी कि इन सारी चीज़ों में जो मैंने ऊपर की 4 से 5 चीज़ें आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला भी आपका उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो लखनऊ हो गया, लखनऊ में कार्यरत है, वाराणसी में कार्यरत है, कुशीनगर का भी कार्यरत हो गया, लेकिन जेवर में अभी बनाया जा रहा है। तो अगर ये अभी बन जाता है, इसके बाद अयोध्या में भी मुझे लग रहा बनाया जा रहा है, अभी प्रस्तावित ही है। तो अगर ये सारे आपके दोनों बन जाते हैं तो इसके साथ जो उत्तर प्रदेश है वह 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला पहला प्रदेश हो जाएगा, यानी कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में बनाए जा रहे हैं। इसमें से 3 कुछ आपके कार्यरत है और कुछ कार्य करने लगेंगे आने वाले वर्षों में, यानी कि कुछ इस समय ऑपरेशनल है और कुछ आने वाले वर्षों में ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके साथ ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला जो है उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश बन गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर और अयोध्या में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा की शुरुआत मई 2020 से लागू है, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई 2020 से लागू है। एटीएस सेंटर आपके जो आतंकवाद निरोधी सेंटर हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए जो सेंटर हैं, एंटी टेररिज्म स्क्वाड इनको हम बोलते हैं, तो आतंकवाद निरोधी दस्ता आप याद कर लीजिएगा। तो एटीएस सेंटर आपके कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में आपके एटीएस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा देवबंद में जो है निर्माण कार्य इसका प्रगति पर है एटीएस सेंटर का। तो कहाँ कहाँ पे एटीएस सेंटर बनाए जाएंगे इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद कोविड-19 अनाथों के लिए जो आपकी राज्य सरकार है वो 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, यानी कि कोविड-19 के दौरान जो बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनके आर्थिक सहायता के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह देगी आपकी राज्य सरकार। जून 2016 में बेरोजगारी दर आपकी 16% थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई है, यह बताया गया है इस वर्ष के बजट में। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है? बजट 2022-23 में एक जनपद एक खेल योजना के तहत 75 जिलों में स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, बजट 2022-23 में एक जनपद एक खेल योजना के तहत 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे। तो ये एक जनपद एक खेल योजना आपकी उत्तर प्रदेश की है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के बजट में प्रावधान है, इसके लिए 10,547 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है कि इतना धनराशि खर्च की जाएगी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना पर 2022-23 के वर्ष में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद बजट 2022-23 में शहरों की सफाई के लिए जो है 1,353 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, शहरों की सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1,353 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। बजट 2022-23 के तहत स्मार्ट सिटी पर कुल 2,210 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, यानी कि जो आपकी स्मार्ट सिटी योजना है इसको क्रियान्वित करने के लिए जो आपकी राज्य सरकार है वह 2,210 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस वित्तीय वर्ष में। बजट 2022-23 के तहत काशी विश्वनाथ दर्शन और गंगा दर्शन के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक राम मंदिर और अयोध्या मार्ग धाम के लिए जो है अयोध्या धाम मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया इस वित्तीय बजट 2022-23 में, यानी कि जो वार्षिक बजट है 2022-23 इसमें जो है राम मंदिर और अयोध्या धाम मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए राशि का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे बजट के उनको हमने यहाँ पे देख लिया उत्तर प्रदेश के। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा।
आपकी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।